नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की चर्चा का विषय है चीन और ताइवान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। आखिर यह तनाव क्यों चर्चा में है और इससे लेकर के आजकल क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। और चूंकि आज का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम मेंस के सिलेबस के हिसाब से किस में रखेंगे, तो जीएस पेपर 2 में इसे हम रख करके अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की चर्चा के क्या कुछ डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये खबर हमने क्यों पिक की है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि आखिर चीन और ताइवान के बीच तनाव के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ इश्यूज हैं। इसके बाद समझेंगे कि इस पूरे मामले में वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या कुछ अन्य देशों का रुख है इस कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद समझेंगे कि भारत और ताइवान के बीच के क्या कुछ संबंध हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट में और क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं। और सबसे अंत में इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, उस सवाल पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर हमने क्यों पिक की है। खबर के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर मैंने दो तस्वीरें लगाई हैं। पहली तस्वीर में जो अमेरिका के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस टू कंटिन्यू डीपनिंग टाइज विथ ताइवान, है ना। अमेरिका ने यह आश्वासन दिया है कि अमेरिका का ताइवान के साथ जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वह मजबूत रहेगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई अड़चन आने की संभावना नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ आगे की संदर्भ हैं, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे। और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी ताइवान के साथ एक मजबूत संबंध की बात कही है। आखिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस तरीके की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये क्यों बातें निकलकर सामने आ रही हैं? ये इसी कारण से बातें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि हाल के समय में चीन ने ताइवान की तरफ आक्रामक रुख बढ़ाया है। और इस मद्देनज़र चूँकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में उसे अपना एक बेहतर सहयोगी मान रहे हैं, उसे एक बेहतर मित्र मान रहे हैं, इस लिहाज से इन दोनों ने ताइवान के साथ एकजुटता की बात कही है। और इससे संबंधित और भी जो अन्य पक्ष हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहरहाल आगे देखते हैं, आगे की जो स्थितियां हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझें तो पहले ये देखना होगा कि आखिर चीन ताइवान की जो पृष्ठभूमि है वह क्या है। जब हम इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, तब हम आज की जो स्थिति है, आज की जो हलचल है, तनाव का जो हलचल है, इसको हम बाकायदा समझ पाएंगे। तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से हम नहीं जाएंगे। वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। यदि ब्रीफ में मैं आपको बताऊं तो 1949 में जब चीन जो है एक राष्ट्र के तौर पर उभरा था और उस दौरान आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दो अलग अलग धड़े गठित हुए थे। जो आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना था, इसे हम इस तरीके से लिख दें ताकि आपको क्लियर रहे, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका जो नेतृत्व है, इसका नेतृत्व कर रहे थे चियांग काई शेक। और पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना था, इसका नेतृत्व किया जा रहा था माओ त्से तुंग के द्वारा। दरअसल यह जो गठबंधन था, यह जो व्यवस्था थी, यह राष्ट्रवादी लोगों से जुड़ी हुई थी। और यह जो व्यवस्था थी, इसमें साम्यवादी जो नेता थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो हुआ क्या कि साम्यवादियों ने उस दौरान 1949 की बात चल रही है, साम्यवादियों ने राष्ट्रवादियों को खदेड़ दिया। और क्या हुआ कि ये जो राष्ट्रवादी थे यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के संबंध में जो भी नेता जुड़े हुए थे चियांग काई शेक के नेतृत्व में, वो कहाँ चले गए? वो चले गए ताइवान, है ना। वो यहाँ से पलायन कर गए, जो चीन की जो मुख्य भूमि है उससे वो पलायन कर गए। और वे ताइवान चूंकि एक आइलैंड है, एक द्वीप है, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर द्वीप पर वे चले गए, ठीक है। अब जो मुख्य चाइना था, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर जाना गया, इसका नेतृत्व किसके कॉन्टेक्स्ट में चला आया? तो इसका नेतृत्व चला आया साम्यवादियों के अंतर्गत। और तब से जो है चीन और ताइवान एक अलग अलग रूप में पेश आने लगे, दोनों एक दूसरे के विरोधी धड़े के रूप में सामने आने लगे। इसके बाद से ही इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ता गया। चीन हमेशा जो है ताइवान को अपना ही एक हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान उस समय से 1949 के समय से अभी तक
अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, एक स्वायत्त देश के रूप में उसे अपने आप को मानता है ना, एक संप्रभु देश के रूप में अपने आप को मानता है। कौन? तो ताइवान। ठीक है, तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो यह जो पृष्ठभूमि है, इसी पृष्ठभूमि के आधार पर वर्तमान स्थिति को हम आंक सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि ताइवान और चीन के बारे में यदि आपको विस्तार से जानना हो तो इस पार्टिकुलर टॉपिक पर हमने दुनिया इस हफ्ते का जो हमारा कार्यक्रम आता है उसमें भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें इतिहास को बहुत विस्तार से उसमें समझाने की कोशिश की गई है। आप चाहे तो हमारे जुलाई में 25 जुलाई के दुनिया इस हफ्ते वाले कार्यक्रम में इसे आप देख सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या स्थितियां हैं। आगे की स्थिति यदि देखी जाए तो ये चीन ने हवाई हलचल की है, किस रीजन में? तो ताइवान वाले रीजन में। ताइवान का जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया ही कि ताइवान एक द्वीप के रूप में है, यहाँ पर चीन की मुख्य भूमि है और ये जो है ताइवान जो है एक द्वीप के रूप में यहाँ पर है। और इस पार्टिकुलर रीजन में ये है ताइवान का ADIZ यानी ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर रीजन में चीन ने हवाई हलचल की है। चीन ने लगभग 150 से भी अधिक वायुयान इस पार्टिकुलर रीजन में हाल के समय में भेजे हैं। इस लिहाज से ताइवान जो है सकते में आ गया है, चिंतित हो गया है कि कहीं ऐसा नहीं कि चीन हम पर इस तरीके से जो हवाई हलचल कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले समय में वह हमें अपने अंतर्गत ही ले ले। और इसकी जो चिंता है, इसकी चिंता चीन के एक मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को लेकर करके स्पष्ट रूप से कहा भी है कि चीन 2025 तक अपने आक्रमण के माध्यम से, अपने आक्रामक रुख के माध्यम से हो सकता है कि ताइवान को चीन की मुख्य भूमि के अंतर्गत ही शामिल कर ले और चीन के अंतर्गत ही ताइवान को लीन कर ले, है ना। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, इस तरीके की स्थितियों से चीन के अगेंस्ट में ताइवान की चिंता उभर रही है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूँगा, चूँकि ये एयर डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात हो रही है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन के हवाई हलचलें देखी गई हैं, इस कारण से ये स्थिति ज़्यादा ही चिंताजनक हो गई है। मैं आपको यहाँ पर दो टर्म समझाने की कोशिश करूँगा। एक होता है एयर स्पेस, है ना। एयर स्पेस में यदि कोई भी वायुयान आता जाता है तो फिर उसमें होता यह है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता प्राप्त होती है, रिकॉग्नाइज्ड होता है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की बात की जा रही है, इसमें यदि किसी दूसरे देश का वायुयान यदि आ जा रहा है तो इस मामले में थोड़ी सी चिंता अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि किसी पार्टिकुलर कंट्री के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा उस कॉन्टेक्स्ट में एक रक्षा उद्देश्य के मार्फत अपने स्तर पर उसे निर्धारित किया जाता है कि इस पार्टिकुलर स्काई रीजन में, स्काई जोन में हमें एक डिफेंस की स्थिति बनाए रखनी है, एयर डिफेंस की स्थिति बनाए रखनी है। यदि इस पार्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में यदि कोई भी अन्य देश का वायुयान यदि आता है तो हमारे रक्षा उद्देश्य के लिए एक चुनौती पेश करने वाली स्थिति को जन्म देता है। तो इस लिहाज से चूंकि जो चीन ने इस जोन में वायुयानों का हलचल किया है, इस कारण से जो ताइवान की स्थिति है वो अधिक चिंतनीय हो गई है ना। आगे देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। आगे बात करें तो इस पूरे मामले में वैश्विक रुख क्या है। वैश्विक रुख की बात करें तो अमेरिका जो है नंबर 1 में आता है। आपको पता ही है कि अमेरिका विभिन्न मामलों में हस्तक्षेप भी करता है, कई जगहों पर उसका एक इन्वॉल्वमेंट भी रहता है अपने हित को लेकर के। तो यहाँ भी जो है अमेरिका के हित हैं ही। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखना होगा कि अमेरिका इस पूरे मामले में क्या दृष्टिकोण, क्या अप्रोच अपना रहा है। यदि मैं आपको बताऊं तो ताइवान के साथ अमेरिका का एक ठीक ठाक रिलेशन है ना। अमेरिका ताइवान को हमेशा कहता है कि हम आपके एक अच्छे सहयोगी हैं, हम आपके एक अच्छे मित्र हैं, आपको किसी भी स्तर पर यदि ज़रूरत होती है या हो सकती है तो हम आपको हमेशा सहयोग करेंगे। इनफैक्ट अमेरिका ने ताइवान को सहयोग देने के कॉन्टेक्स्ट में TRA 1979 है ना, TRA यानी कि ताइवान रिलेशन एक्ट 1979, ताइवान संबंध अधिनियम 1979 के माध्यम से यह एश्योर किया है ताइवान को कि
आपको रक्षा सहयोग में हमेशा हम मदद करेंगे, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और इस पार्टिकुलर रीजन में, ताइवान स्टेट वाले रीजन में, ताइवान जल संधि वाले रीजन में हम हमेशा चाहते हैं कि शांति और स्थिरता बरकरार रहे, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई तनाव उत्पन्न न हो और इसलिए हम हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। ये अमेरिका किसको आश्वासन देता है? तो ताइवान को। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि ताइवान जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है ना। पहले जो है जब ताइवान और चीन के बीच में जो एक रसाकशी वाली स्थितियां बनी थी, तो उस दौरान ताइवान जो है संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के अंतर्गत भी आ गया था। लेकिन जब बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी गई और ताइवान को जो है दरकिनार कर दिया गया, तो ताइवान पूरी तौर पर संयुक्त राष्ट्र से अलग ही हो गया और तब से चीन जो है संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन ही गया। ये तो आप सभी को मालूम है। तो अभी की स्थिति में बेशक ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका ताइवान को हमेशा एक सहयोगी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच है क्या कि अमेरिका जो है एक और रणनीति अपना रहा है, इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है। अमेरिका जो है चीन के साथ एक समझौते की बात करता है और उसका नाम है ताइवान समझौता, है ना। किसके साथ? तो चीन के साथ, ठीक है ना। तो हाल के समय में जो गतिविधियां हुई हैं, चीन ने ताइवान के क्षेत्र में जो हवाई हलचलें की हैं, वायुयान भेजे हैं, तो इस स्थिति में अमेरिका से यह पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है। तो उसी स्टैंड के इस कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिका के राजनयिक प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात कही कि हम भाई ताइवान के साथ हमेशा खड़े हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मिस्टर जो बिडेन, उन्होंने एक अलग वक्तव्य जारी किया है और उन्होंने जो वक्तव्य जारी किया उसको लेकर के ताइवान जो है सख्ते में आ गया है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि हम चीन के साथ जो बातचीत किए हैं उसका जो स्टैंड है वह स्टैंड है ताइवान समझौता, और हम ताइवान समझौते के आधार पर हमेशा तैयार हैं और उसके आधार पर हम हमेशा चाहते हैं कि चीन किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं अपनाएगा जिससे ताइवान को किसी भी प्रकार का नुकसान झेलना पड़े। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिका चीन के साथ इस तरीके की वार्ता कर रहा है ताइवान समझौते के नाम पर, तो यहाँ पर एक बात निकलकर ये सामने आती है, अमेरिका चीन को तो महत्व दे रहा है, उसको तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन वो ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ना। और ऐसी स्थिति में ताइवान के लिए एक चिंता वाली स्थिति सामने आ गई है। ताइवान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। एक तरफ तो ताइवान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है अमेरिका, और दूसरी तरफ जो है ये भी कर रहा है कि वो ताइवान समझौते के नाम पर चीन के साथ वार्ता कर रहा है और ये कह रहा है कि हम ताइवान को किसी भी स्तर पर नुकसान नहीं होने देंगे, चीन के साथ हमारी इस मुद्दे पर वार्ता हुई है, बातचीत हुई है। तो ये जो है बहुत ही उलझन वाली स्थिति अमेरिका के स्तर पर देखी जा रही है। और दूसरा ये है कि जो जापान है, चूँकि चीन और ताइवान और उसके आसपास के जो यदि देशों की बात की जाए तो उस पार्टिकुलर रीजन में जापान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश के रूप में सामने आता है। तो वर्तमान में जो स्थितियां पनपी हैं, ऐसे में जापान ने जो अपना मंतव्य दिया है, जापान ने कहा है कि ताइवान और चीन को डिप्लोमेटिक वे में बातचीत करनी चाहिए, है ना। डिप्लोमेटिक वे मतलब राजनयिक स्तर पर जो अपने विवाद हैं उसका निदान निकालना चाहिए, राजनयिक स्तर पर बातचीत का सुझाव। बात समझ में आ रही है ना। तो जापान जो है इस तरीके से अपना स्टैंड रख रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी कुछ इसी तरीके की बातें कर रहा है कि चीन और ताइवान राजनयिक स्तर पर बातचीत करें और इस आधार पर, इस माध्यम से आपसी जो तनाव है इसको कम करने की और समाप्त करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दिलाना चाहूँगा जो कि कुछ समय पहले ही गठित किया गया है, AUKUS यानी ऑकस।
चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इसका एक अहम सदस्य है। इसमें 3 देश हैं, है ना? ऑस्ट्रेलिया है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, और तीसरा है अमेरिका, यूएस। ठीक है? तो ये तीनों देश मिल करके एक गठजोड़ अपनाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से सहयोग मिला है न्यूक्लियर सबमरीन के स्तर पर। और जो ऑस्ट्रेलिया है दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में उस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन जो है भेज सकता है, वहाँ पर तैनात भी कर सकता है। तो वर्तमान की जो गतिविधियाँ हैं, वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो ये बयान आ रहा है वो बहुत ही सोचने वाली बात है। वहाँ पर ध्यान देना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर किस नज़रिए से पूरी स्थिति को आंकने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं आगे की जो स्थितियाँ हैं उसमें क्या बात कही गई है। आगे अब हम बात करते हैं भारत और ताइवान के बीच जो संबंध है उसमें क्या कुछ है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि भारत के भी कुछ न कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट सामने आ ही रहे हैं। और चूंकि भारत का चीन के साथ हमेशा से एक जो उतार चढ़ाव वाला जो संबंध रहा है, यहाँ पर ताइवान के साथ भारत की जो रणनीति है, ताइवान के साथ भारत किस दृष्टिकोण से पेश आना चाहता है, ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी। चूंकि चीन और ताइवान एक दूसरे के विरोधी नज़र आ रहे हैं, भारत और चीन एक दूसरे के विरोधी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में भारत और ताइवान का जो संबंध है यहाँ पर विचारणीय हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो कूटनीतिक संबंध भारत और ताइवान के बीच नहीं है, ये क्लियर कट है कि एक डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप होना चाहिए वह नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और ताइवान के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। भारत जो है ताइवान के साथ विभिन्न स्तरों पर सहयोग करता है, और वो जो सहयोग का लेवल है इसे देखा जा सकता है। हाल ही में जब भारत में कोविड-19 बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रसारित हो रहा था, विकराल रूप धारण कर चुका था, उस दौरान जो ताइवान के माध्यम से मदद दी गई वह बहुत ही काबिले तारीफ थी। काबिले तारीफ किस दृष्टिकोण से? तो ताइवान से भारत को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और सिलेंडर्स की आपूर्ति की गई थी। तो उस दृष्टिकोण से जो है ताइवान हमेशा भारत के सहयोगी के तौर पर पेश आता रहा है। इसके साथ साथ जो भारत और ताइवान के बीच में चिप रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी बातचीत चल रही है। जो चिप का निर्माण किया जाता है, कंप्यूटर चिप का जो निर्माण किया जाता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में भारत और ताइवान ने भारत में एक प्लांट स्थापित करने की भी वार्ता की है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चिप प्लांट का निर्माण, है ना, भारत और ताइवान के आपसी समझौते के माध्यम से इस पर बातचीत चल रही है। तीसरा यह है कि ताइवान अपने साउथ बाउंड पॉलिसी में भारत को एक फोकस कंट्री के रूप में मानता है। यहाँ पर एक चीज और मैं लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे। ताइवान साउथ बाउंड पॉलिसी, है ना, इस पॉलिसी के तहत, इस नीति के तहत ताइवान भारत को एक फोकस कंट्री के रूप में, फोकस देश के रूप में मानता है, और इसके जरिए भारत के साथ ताइवान चाहता है कि राजनैतिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, है ना, आपसी भागीदारी हो लोगों के बीच में। इस पॉलिसी के तहत ताइवान का ये दृष्टिकोण निकलकर सामने आ रहा है। तीसरा जो है, इस पूरे मामले में यदि हम भारत के हित की बात करें तो यहाँ पर मैंने शुरू में हिंट किया ही कि भारत का चूंकि चीन के साथ एक रस्साकशी वाली स्थिति चल रही है, चीन का ताइवान के साथ जो संबंध है वह बिगड़ा हुआ है। ऐसे में भारत का ताइवान के साथ जो संबंध है उस रीजन में, साउथ चाइना सी वाले रीजन में, दक्षिण चीन सागर वाले रीजन में भारत की जो एक अच्छी उपस्थिति है, एक बेहतरीन उपस्थिति है, वह प्रस्तुत करती हुई दिखती है। इसके साथ साथ भारत ये भी देख रहा है कि अमेरिका और जापान जैसे जो देश हैं वो इस पूरे मामले में किस प्रकार का रुख अपनाते हैं। तो पूरे चर्चा के आधार पर यह बात निकलकर सामने आ रही है
कि वर्तमान में चीन और ताइवान के बीच जो स्थितियां हैं वह एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति को जन्म देती हुई दिख रही है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि चीन और ताइवान किस हिसाब से अपने जो संबंध है, तनावपूर्ण संबंध है, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि यदि ताइवान अपने आप को हमेशा की तरह लोकतांत्रिक संप्रभु देश मानने पर डिग रहता है, तो ऐसे में चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वह इस पार्टिकुलर आइलैंड को, ताइवान को अपने में समाहित कर ले। यहाँ पर दो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। पहला तो ये है कि चीन यदि ताइवान को अपने में शामिल कर लेता है, जिस तरीके की जो चिंता जताई जा रही है कि 2025 तक एक संभावना जताई जा रही है ताइवान की तरफ से कि 2025 तक चीन हो सकता है कि ताइवान को पूरी तरीके से अपने में शामिल कर ले, तो ऐसी स्थिति में उस पूरे रीजन में जो है उथल पुथल वाली स्थिति मच सकती है, क्योंकि चीन जो है विस्तारवादी रुख को अपनाता रहा है और ऐसे में उस पार्टिकुलर रीजन में जो तनाव है, वर्तमान जो तनाव है, और उभर कर सामने आ सकता है। दूसरी एक स्थिति ये भी निकल कर सामने आ रही है, इन केस चीन यदि ऐसा नहीं करता है, जो कि हर संभव दिख भी रहा है कि इतनी जल्दी तो चीन उसे शामिल नहीं कर पाएगा। यदि अमेरिका जैसे देश और जापान जैसे देश यदि ताइवान का सहयोग करते हैं, भारत जैसा देश यदि ताइवान का सहयोग करता है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि यदि चीन ताइवान को अपने में शामिल नहीं करता है, तो वैसे में भी वह जो पार्टिकुलर रीजन है, दक्षिण चीन सागर का जो वो पार्टिकुलर रीजन है, और ताइवान स्ट्रेट का जो रीजन है, ताइवान जल संधि का जो रीजन है, वह वैसी स्थिति में भी एक हॉट जोन की तरह पेश आएगा। क्योंकि चीन हमेशा चाहेगा, किसी भी तरीके से वो चाहेगा कि हम बलपूर्वक या किसी भी तरीके से ताइवान को शामिल कर ही लें, और बाकी जो देश हैं वो चाहेंगे कि ताइवान को इस तरीके से लोकतांत्रिक देश के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाए रखा जाए, है ना। तो दोनों स्थितियों में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि ये जो रीजन है, यह रीजन अभी एक वैश्विक राजनीति के मुख्य केंद्र के रूप में सामने आता हुआ दिख रहा है ना। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर अब देख लेते हैं कि सवाल क्या बन सकता है। सवाल के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो सवाल है, हालिया चीन ताइवान तनाव को स्पष्ट कीजिए, साथ ही इस मुद्दे पर वैश्विक प्रतिक्रिया की पड़ताल कीजिए, है ना। यहाँ पर क्लियर है, सवाल में दो बातें कही गई हैं कि चीन और ताइवान के बीच का जो तनाव है, उस तनाव क्या है उसके बारे में आपको समझाना है, एक एक करके आपको बताना है। आप चाहें तो चीन और ताइवान की पृष्ठभूमि से भी ले सकते हैं, और चाहें तो वर्तमान में चीन की जो हलचल हुई है उस पार्टिकुलर रेंज में, ताइवान के एयर डिफेंस जोन में, वहाँ से भी आप अपने प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है, अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, जापान का क्या स्टैंड है, ऑस्ट्रेलिया क्या सोच रहा है, और साथ ही भारत का जो संबंध है ताइवान के साथ, वह किस हिसाब से देख रहा है ना। तो इस पूरे मामले पर आप इस तरीके से एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।